एक चाकू को हाथ में पकड़े रिया अपनी कमरे में बैठी हुई थी। तभी अचानक उसकी माँ कमला वहाँ आती है और उसके हाथ में चाकू देखकर चिल्लाते हुए कहती है, ए पागल, ये क्या कर रही है? चाकू क्यों लिया है तूने हाथ में? किसका खून करने जा रही है? हाँ माँ, खून करूँगी, वो भी उस लड़के का जिसको आपने आज देखने के लिए बुलाया है। तू पागल हो गई है क्या? अरे तुझे शादी नहीं करनी तो मत करना, लेकिन ऐसे किसी का खून करना, तू कोई खूनी थोड़ी है। क्या माँ, डर गई? मैं तो मजाक कर रही थी। ये चाकू तो मैं एप्पल काटने के लिए लाई थी। अच्छा, आ गए क्या आपके लड़के वाले? पागल कहीं की, ऐसा मजाक अपने ससुराल में मत करियो, वरना वो लोग तुझे सच में खून करने वाली बहू समझ लेंगे। अब तैयार हो जा, वो आने वाले हैं। कुछ देर में कमला के घर मयंक नाम का लड़का अपनी माँ भावना और बहन सुनीता के साथ आता है। रिया उनके स्वागत के लिए चाय नाश्ता लाती है। लड़के वालों को रिया बहुत पसंद आती है और रिया को भी लड़का बहुत पसंद था। दोनों परिवार की सहमति से रिश्ता फिक्स हो जाता है। समय गुजरता है और शादी की रस्में दोनों घरों में शुरू होती है। तभी एक शाम मेहंदी की रस्म वाले दिन एक लड़का औरतों की तरह साड़ी में छुपकर रिया के घर आता है और उसके पीछे उसके कमरे में चला जाता है और अंदर जाकर कुंडी बंद कर लेता है। कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वो लड़का अपने चेहरे से घूंघट हटाता है तो उस घूंघट के नीचे का चेहरा देखकर रिया हैरान होकर कहती है, कुणाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जानते नहीं हो मेरी शादी की रस्में चल रही हैं। मुझे बर्बाद करके तुम शादी करने जा रही हो। तुमने पूरे कॉलेज में मुझे बदनाम करके रख दिया। मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ा और अब तुम खुद शादी कर रही हो। हाँ तो तुमने मेरे साथ कॉलेज में इतना बड़ा प्रैंक किया था कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तो कैसे तुमको छोड़ देती? प्रैंक ही तो था ना। तुमने तो मुझ पर छेड़छाड़ का इल्जाम लगा दिया, कॉलेज से निकलवा दिया। अब मैं भी तुम्हारी शादी तोड़ूंगा। बाहर जाकर सबको बोलूंगा कि मेरा तुम्हारा चक्कर चल रहा है। कोई ना कोई तो दूल्हे के घर तक ये खबर पहुंचा देगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। कुणाल रिया की एक नहीं सुनता और बाहर जाने लगता है। तभी रिया अपने कमरे की टेबल पर पड़ा चाकू उठाकर बिना सोचे समझे कुणाल की पीठ पर मार देती है और वो वहीं मर जाता है। ये मैंने क्या किया? हे भगवान, खून! अब मैं क्या करूं? रिया डरी हुई थी। तभी उसको उसके कमरे के बाहर से अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, रिया, रिया, कहाँ है? बाहर आ, या मैं आऊँ? पैरों में मेहंदी लगनी बाकी है बेटा। माँ, आ रही हूँ, आप नीचे ही रहो। रिया अब जल्दी से कुणाल की लाश को बेड के नीचे सरका देती है और खून के दाग भी साफ करके अपने हाथ धोकर नीचे चली जाती है, जहाँ उसके हाथों की मेहंदी को छूटा देखकर कमला कहती है, ये क्या, इतनी जल्दी मेहंदी हटा दी? पागल लड़की, अब मेहंदी का रंग भी नहीं चढ़ेगा हाथों में। माँ, अब ये हाथ खून से रंग गए हैं, तो मैं मेहंदी से क्या ही रंगूं? रिया पैरों में मेहंदी लगवाकर कमरे में चली जाती है। आधी रात को जब सब सो रहे थे तो रिया किसी तरह कुणाल की लाश को एक सूटकेस में डालकर अपने घर के पास के एक बहते हुए गंदे नाले में फेंक देती है और किसी को पता लगने से पहले घर आ जाती है। अगली सुबह शादी का दिन था। शाम होते होते शादी की पूरी तैयारी होती है और बारात के आने के बाद शादी की रस्में पूरी होकर रिया अपने ससुराल आती है, जहाँ उसकी सास उससे कहती है, आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। मेरे बेटे की शादी के बाद आखिरकार इस घर को उसकी लक्ष्मी मिल ही गई। बहू, इस लाल हाथों की छाप दीवार पर लगा दो। रिया आलती में लाल पानी देखकर डरते हुए कहती है, खून? अरे भाभी, खून नहीं है ये। आप बिना ऐसे डर रही हो जैसे किसी का खून करके आई हो। क्या आप भी खून वून की बातें करने लग गए? चलिए अब अंदर भी आने दीजिए। रिया का स्वागत होता है। वो अपने ससुराल में कदम रखती है। अगले दिन रिया की मुंह दिखाई थी। सभी मेहमानों के बीच वो सज धज कर बैठी थी। तभी उसकी नजर उसके घर के दरवाजे पर जाती है, जहाँ कुणाल की गर्लफ्रेंड रीना खड़ी थी। उसको देखकर रिया खुद से कहती है, ये कहीं कुणाल को ढूंढते ढूंढते तो नहीं आई है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? माँ जी, मैं जरा अभी आती हूँ, वो मुझे वॉशरूम जाना है। हाँ बहू, जा हुआ। सुनीता, भाभी को वॉशरूम लेकर चली जा। नहीं माँ जी, मैं चली जाऊंगी, आप सब बैठो। रिया मेहमानों के बीच से उठकर रसोई में जाती है और वहाँ से चाकू को अपनी साड़ी के पल्लू में छुपाकर वहाँ से सीधा सबके बीच आती है। रीना को ऐसे किसी के घर में आना अजीब लग रहा था, लेकिन वो घर के बाहर ही खड़ी रहती है।
कुछ देर में सारे मेहमान चले जाते हैं और भावना और सुनीता भी आराम करने चली जाती है। तभी रिया सबकी नजरों से छुपकर बाहर खड़ी रीना का हाथ पकड़कर उसको घर के पीछे ले जाती है, जहाँ रीना अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, रिया मेरा हाथ छोड़ो और ये बताओ कि कुणाल कहाँ है? क्यों आई हो यहाँ और कुणाल कहाँ है? ये तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि उसने कहा था वो तुमसे मिलने जा रहा है और कल से वो वापस नहीं आया। बताओ कहाँ है कुणाल, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। कुणाल का पता जानना है ना तुम्हें? रुको, मैं तुम्हें कुणाल के पास ही भेज देती हूँ। रिया अपने पल्लू में से चाकू निकालकर रीना के पीठ में मार देती है। उसकी जान चली जाती है, लेकिन ये सब करते हुए उसे सुनीता देख लेती है और वो दबे पांव घर में जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी उसके पैर से जमीन पर एक बोतल टकरा जाती है और आवाज होने से रिया की नजर सुनीता पर पड़ जाती है। भाभी मुझे कुछ मत करना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। सुनीता, तुम्हें ये सब देखना ही नहीं चाहिए था। क्यों आई आखिर तुम यहाँ? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी भाभी। माफ करना ननद जी, मुझे अपने 2 खून को छुपाने के लिए ये तीसरा भी करना ही पड़ेगा। इतना बोलकर रिया सुनीता के भी चाकू मार देती है और उन दोनों की लाश घर के पीछे के आंगन में गड्ढा खोदकर दफना देती है और उसके ऊपर बहुत सारे पौधे लगा देती है। ये सब करते हुए शाम हो जाती है। तभी उसको ढूंढते हुए भावना वहाँ आती है और कहती है, बहू तो घर के पीछे के आंगन में है और मैंने तुझे ना जाने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। माँ जी, वो मैं खाली बैठी थी तो सोचा आंगन में आकर पौधे लगा लूं। मुझे हरियाली बहुत पसंद है ना। अच्छा ये बता, सुनीता कहाँ गई? माँ जी पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा, मैं तो यहाँ काम कर रही थी। रिया भावना के साथ घर में आती है और सुनीता को ढूंढने का ड्रामा करती है। वो सुनीता के कमरे में जाकर उसकी हैंडराइटिंग कॉपी करके एक लेटर लिखकर उसे लेकर हॉल में आती है और कहती है, माँ जी सुनीता भाग गई घर से। देखिए ये खत मुझे उसके कमरे की तकिए के नीचे से मिला है। क्या? हे भगवान, इस लड़की ने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। भावना ये बात मयंक को बता देती है। पूरा परिवार सुनीता को सब जगह ढूंढता है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता। समय गुजरता है। भावना की 2 पड़ोसन उसके घर उसको कुछ बताने आती है, लेकिन भावना वहाँ नहीं थी और घर पर रिया को देखकर वो दोनों डरती हुई कहती हैं, हम बाद में आ जाएंगे, चलो बहन। अरे पर रिया उनके अजीब बर्ताव को देखकर समझ नहीं पाती, लेकिन तभी उसकी नजर एक पड़ोसन के हाथ पर जाती है, जिसमें वही चाकू था जिससे रिया ने सुनीता और रीना का खून किया था। वो ये देखकर समझ जाती है कि ये औरतें क्यों आई हैं, जिसके चलते रिया अचानक से जाकर उनके हाथों से वो चाकू छीन कर कहती है, तो आप दोनों मेरी सास को सच बताने आई थी। आप दोनों ने देख लिया था क्या मुझे खून करते हुए? बहू हमको जाने दे, हमने कुछ नहीं देखा। हमने भी कुछ नहीं देखा था, हमें जाने दो। रिया बिना आवताव देखे उन दोनों औरतों के गले चाकू से काट देती है, लेकिन वो ये नहीं देख पाती कि दरवाजे पर भावना और मयंक खड़े थे। रिया का ये रूप देखकर भावना चिल्ला देती है और तभी रिया पीछे मुड़कर देखती है। तुम एक खूनी हो, ये हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। माँ चलो बाहर चलो। मयंक अपनी माँ को लेकर घर से बाहर भागता है और घर के बाहर से दरवाजा लगाकर पुलिस को कॉल करता है। कुछ देर में पुलिस आती है तो रिया के कबूलनामे से पता चलता है कि उसने अब तक 1-2 नहीं 5-5 खून किए हैं, जिसके चलते उसको फांसी की सजा मिलती है। और उसके बाद घर के आंगन से सुनीता और रीना की लाशें निकालकर उनका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया जाता है।